हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमेजिंग सेशन ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। बच्चों, साइकोलॉजी पढ़ने के दौरान मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक और एक पेन साथ में लेके बैठें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाऊँ आप उसे अंडरलाइन करते जाएँ। और साइकोलॉजी के इंटेलिजेंस टॉपिक को प्लीज़ पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आप मुझसे सच बोलते हुए चलेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझको पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए, आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वर्ड सुनते ही हमारे पेरेंट्स के कान खड़े हो जाते हैं और आसपास के लोग भी सुनते हैं, अच्छा ये शर्मा जी का बच्चा इंटेलिजेंट है क्या, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो हम सभी ने कई बार सुना होगा डे टू डे बेसिस पे, और अपने इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने की भी कोशिश करते होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छे हो जाएं। कई लोग अच्छी डाइट लेने की कोशिश करते होंगे, कुछ अच्छी ऐसी डाइट ले लें जिससे हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाए। कई लोग बहुत सारा योगा करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। बट अगर इंटेलिजेंस के बारे में जाने साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटेलिजेंस क्या है, तो उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ आंसर करिएगा। आपके बुक के जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहीं पे ये बातें लिखी हुई हैं। जो भी बात मैं बोलूँगा अपार्ट फ्रॉम बुक ही बोलूँगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं बोलूँगा, बुक के अलावा नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बहुत अच्छे गुड लुक्स चाहिए, आप एकदम दिखने में हीरो हो जाएं शाहरुख खान, अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको बहुत अच्छा IQ चाहिए या बहुत सारा पैसा जस्ट लाइक अंबानी, तो आप तीनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे? प्लीज़ ऑनेस्ट आंसर करिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग पैसा सिलेक्ट करेंगे, मे बी कुछ लोग जो हैं वो शाहरुख जैसा दिखना चाहें, बट टेक्निकली हमें इंटेलिजेंस को चूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंस को चूज़। कैसे करेंगे बताते हैं। देखिए, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तभी तो आप अपने पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तभी तो आप अपने गुड लुक का फ़ायदा उठा पाएंगे। चलो आप मान लो आप दिखने में अच्छे हो, ठीक है, बट आपके पास आपका IQ ही 0 है, तो क्या आप एक्टिंग को सीख पाओगे? नहीं। क्या आप अलग अलग शॉट्स को दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपके पास दुनिया भर का पैसा है, मैंने माना, बट अगर आपके पास इंटेलिजेंस लेवल लो है तो क्या आप उस पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे? नहीं। आप डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में कोई भी काम करें, बट उसके लिए बच्चों ये रिक्वायर्ड है कि आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है, इंटेलिजेंस रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आप इंटेलिजेंट होने चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग इंटेलिजेंट हैं? ऑफ कोर्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्यूरियस हैं, अवेयर हैं अपने बारे में, तो आप इंटेलिजेंट हुए। और कौन कितना इंटेलिजेंट है ये हम आगे जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे हम IQ टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके के, वो जो अलग अलग तरीके के IQ टेस्ट हैं वो किन किन बिहाफ पे हमको बेनिफिट देते हैं, IQ टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जा सकते हैं अगर ग्रुप में है या इंडिविजुअल लेवल पे है, ये सब हम चैप्टर में जानेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और उसके बाद कुछ एक डेफिनेशन, धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए बोर्ड पे देखिए। इंट्रोडक्शन। इफ यू आर आस्क्ड टू चूज ओनली फ्री ऑफ 3 ऑप्शन बाय लॉट ऑफ मनी, गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस, majority of you will choose intelligence because intelligence is essential for all। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इन 3 चीज़ों में से, तो बहुत सारे लोग क्या चूज़ करेंगे? इंटेलिजेंस चूज़ करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? बहुत सारे लोग पैसा नहीं चूज़ करेंगे, लॉट ऑफ मनी, क्योंकि पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। बहुत सारे लोग गुड लुक्स चूज़ करेंगे कि ठीक है सर पैसा थोड़ा कम भी हो लेकिन अपन दिखने में अच्छे होने चाहिए। इंटेलिजेंस हमको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस है तो हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो बुकिश होने की नीड नहीं, आप अपने टर्म पे भी बता सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। चलिए कुछ एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड यूज दैट फॉर नॉलेज टू क्रिएट डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें मान लो अगर आप एक नई जगह पे जाके रहने लगे तो आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे, नए नए पीपल होंगे। आपको अपने माइंड का, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए उन जगहों पे क्या करना है? एडजस्ट करना है। साथ ही साथ एक ऐसा एडजस्टमेंट करना है जो आपको एक पॉजिटिव ओवरकम दे। कैसा ओवरकम दे? पॉजिटिव ओवरकम। एडजस्टमेंट का मतलब बच्चों समझौता नहीं करना है कि अब जैसे भी हैं, जिस हाल में है, यहाँ पे रहेंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढालना है। अगर आप गुजरात में गए तो आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी, अगर आप कन्नड़ा में गए तो आपको कन्नड़ा सीखना पड़ेगा, कर्नाटक में। बट आप किसी भी अलग लैंग्वेज को कैसे सीख सकेंगे? तब ना जब आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा हो। यानी कि एडेप्टेशन अगर आपके स्किल्स अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस आपका थोड़ा सा बेहतर पाया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर स्किल इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वेरी गुड।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप नई जगह पे गए, आपको ना रास्ते पता है, ना जगह पता है, ना लोग पता हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम ही तो हुआ। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम समझें, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सपोज पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का आ गया, बायो का आ गया, तो पहले तो आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, फिर ही तो आप उसका आंसर करेंगे। या डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और ABCD जय माता दी, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का ही तो पार्ट है। क्या आप ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं? डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि आप सभी कैसे बच्चे हैं? इंटेलिजेंट बच्चे। ओके, स्पेशल पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, इंटेलिजेंस इज अ यूनिक and high attributes of the human species because of the which human is proven to be supreme today। very good। अगर आपसे पूछा जाए कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फाइलम पॉलीफेरा से लेके लास्ट तक, हम जहाँ तक ह्यूमन बने, कॉर्डेट्स आए, सबसे अगर देखा जाए एडवांस कौन है, तो मैमल्स में ह्यूमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ह्यूमन सबसे ज़्यादा एडवांस फाइलम में है, एडवांस सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि ह्यूमन के पास IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। अब IQ लेवल क्यों बहुत ज़्यादा है? देखिए, कभी भी कोई चीज़ को पढ़ा करिए तो उसको अलग अलग जगह से कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। जैसे इस पॉइंट को आप नर्वस सिस्टम चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन से मोर सल्काई एंड गैराई, द नंबर ऑफ सल्काई एंड गैराइन इज मोर इन ह्यूमन। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन एक्यूमुलेट होंगे, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, पहला रीज़न। उसके बाद इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सबसे टॉप पे हैं। अगर एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे टॉप पे आएंगे, मतलब हायरार्की में पॉलीफेरा, सीडेंटेटा, टिनोफोरा, हम सबसे अगर ऊपर पहुँच रहे हैं, सबसे लास्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं हम एडवांस होंगे कि नहीं होंगे? एडाप्टेशन हमारे अंदर बहुत अच्छी हैं। और ह्यूमन ही एक ऐसा स्पीशीज है जो क्या है? सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन क्या है? सेल्फ कॉन्शियस। बाकी लिविंग क्रीचर कैसे हो सकते हैं? कॉन्शियसनेस शो कर सकते हैं, बट ह्यूमन क्या है? सेल्फ कॉन्शियस है। ह्यूमन को वेपन यूज़ करना आता है। क्या अलग स्पीशीज जो लिविंग है, जिनके पास ब्रेन है, बट वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो वेपन बना सकें? नहीं। मीन्स आज की डेट में अगर कोई सबसे एडवांस है तो कौन है? ह्यूमन। बट सारे ह्यूमन सीखते तो नहीं है, कुछ सुपर ह्यूमन होंगे, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। इन सब में अगर कुछ डिफरेंस होगा तो किसका होगा? इंटेलिजेंस का। बाकी मे बी एक्सटर्नल फीचर सबके सेम हो, सबके एनाटमी सेम हो, सबके पास लिवर होगा, गॉलब्लैडर होगी, किडनी होगी, स्प्लीन होगा, बट अगर इंटेलेक्चुअल लेवल बात करें तो सबका माइंडसेट अलग होगा, सबके थॉट प्रोसेस अलग होंगे और सबकी थिंकिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? अलग होगी। आई होप ये पेज आपका क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, साइंटिफिक अप्रोच। किसी भी चीज़ में साइंटिफिक अप्रोच का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइंटिस्ट ही हैं जो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। वरना आप या हमने कभी किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करी कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर ये थॉट आया भी तो हमने क्या किया? अपने टीचर के पास गए और जाके क्लियर कर लिया। बट साइंटिस्ट हमेशा वाई ढूंढते हैं, वाई, कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का कॉज क्या है, रीज़न क्या है। कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ अ नीड ऑफ इन्वेंशन, बट साइंटिस्ट के में शायद ऐसा नहीं है। वो क्यूरियोसिटी उनके लिए नीड ऑफ इन्वेंशन होती है। वो क्यूरियस हैं लाइफ में कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए। आप में से कितने लोग क्यूरियस हैं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ, होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो किस चीज़ की है। आई होप आप सभी की क्यूरियोसिटी अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को पास करने की हो, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएं और आप हायर स्टडीज़ में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, क्या लगता है कि साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। साइंटिस्ट ने भी अपनी तरीके से बताने की कोशिश करी होगी कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस है तो क्या है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट कैन नेवर बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर आज आपने कोई डेफिनेशन दी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेशन एज इट इज हमेशा ऐसी ही रहेगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए लोग आएंगे, नए नए ब्रेन्स आएंगे, नए नए इंटेलिजेंट पीपल आपके ग्रुप में जुड़ेंगे, तो चीज़ों में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ऐसे ही इंटेलिजेंस की रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना एट्रीब्यूट्स दिए, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, और आज जाके लास्ट में मालूम पड़ेंगे कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, कितने टाइप के इंटेलिजेंस हैं और वो इंटेलिजेंस हमें कैसे बेनिफिट कर रहा है। चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस टर्मेन, एन एबिलिटी टू थिंक ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। यानी कि अगर कोई आदमी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोच रहा है तो वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड वेस्लर, इंटेलिजेंस इन एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना, इकट्ठा होना। ठीक है, सबका सब कर लेना। ठीक। अकॉर्डिंग टू डेविड विशनर, इंटेलिजेंस इन एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट पर्पसफुली, कि मतलब इंटेलिजेंट आदमी वो है जो कोई भी काम यूं ही
इररिलेवेंट तरीके से ना करें कि गाड़ी उठाई और ऐसे ही बस 4 चक्कर लगाया और चले आए। तो क्या ये समझदार आदमी की निशानी है? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि आप यूं ही पेट्रोल जला रहे हो, अपना टाइम एनर्जी मनी सबको वेस्ट कर रहे हो। थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली। जो कोई भी काम किसी पर्पस के साथ करे, सोच समझ के करे, और उसका आउटकम होना चाहिए कि भाई जो भी काम कर रहा है उसके पीछे का पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। जैसे आप लोग हैं, आप समझदार हैं, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लाइफ में कुछ सीखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट अगर आप यूं ही रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, मे बी आप कोई पढ़ाई वाली रील देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं दैट इज अगेन द वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ओके, तो क्या ये बात समझ में आई? अब बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, पर्सपेक्टिव किसी भी चीज़ को मेरा लेके अलग हो सकता है। सपोज अगर खाने पीने की बात करें, हो सकता है किसी की पर्सपेक्टिव में चाय बहुत अच्छी चीज़ हो, ठीक है, कोई बोले कि नहीं कॉफ़ी अच्छी चीज़ है, तो दो पर्सपेक्टिव आगे कि नहीं आगे। कोई बोले चाय ख़राब है, कोई बोले चाय अच्छी है। डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, और अब ओपिनियन अलग अलग होना अच्छी बात है कि नहीं? ठीक है, हमें सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एक बार ओपिनियन जानना भी तो चाहिए कि अगर इस पर्सन का ये ओपिनियन है तो क्यों है। ठीक, ऐसे ही साइंटिस्ट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, ओपिनियन ए, ओपिनियन बी। किसकी बिहाफ पे? इंटेलिजेंस के बिहाफ पे। एक लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस शायद कुछ ये तरह की चीज़ें होती हैं, दूसरों ने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस कुछ अलग होता है। अब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पे हम जानेंगे कि साइंटिस्ट ने इंटेलिजेंस को क्या कहना चाहा, वो क्या बताना चाह रहे थे। पर्सपेक्टिव देखिए, इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी। क्या है? उन्होंने बोला कि भाई एक सिंगल चीज है जो क्या बनाएगी, इंटेलिजेंस को बनाएगी। बट दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एज अ सेट्स ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज। बात तो सही है। एक ग्रुप कह रहा है कि भाई एक कोई सिंगल चीज है जो क्या करेगी, इंटेलिजेंस बनाएगी और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगी। बट दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक सिंगल चीज कभी भी इंटेलिजेंस को फॉर्म नहीं कर रही है, उसमें मल्टीपल चीजों का एट्रीब्यूट होगा। किन लोगों ने कहा? अलग अलग बहुत फेमस साइंटिस्ट 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, जिन्होंने एक ने कहा जो सिंगल एट्रीब्यूट है और दूसरे ग्रुप ने बताया गया कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है। बाद में इन्हीं फेमस साइंटिस्ट ने अपने अपने करेक्टरिस्टिक दिए कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए कि इंटेलिजेंस क्या होगा, क्यों होगा, किस तरीके से इसको बेहतर समझे, और सभी साइंटिस्ट ने अपनी बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटेलिजेंट को समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ओके, अब यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए। एल्बर्ट बिनेट, लुइस स्टर्मैन, डेविड वेशमैन, ये 3 साइंटिस्ट थे जो कैटेगरी ए में थे, जिन्होंने माना कि एक सिंगल एंटिटी है। और अगर कैटेगरी बी में जाए तो टॉर्नडाइक, लुइस टर्नोन, चार्ल्स स्परमैन, ये क्या हुए, ये कैटेगरी बी में आ गए। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी आपको समझ में आई। कैटेगरी ए वाले सिंपल, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंस कौन है, मान लीजिए कि आप कम्युनिटी में है, वहाँ पे डिवीजन हो गया, 2 ग्रुप बढ़ गए। एक ने कहा कि एक सिंगल एंटिटी है और दूसरे ने कहा कि भाई मल्टीपल एंटिटी है। दोनों एंटिटी में कुछ कुछ साइंटिस्ट आ गए, सिर्फ हमें उनका नाम याद रखना है। आगे उन्होंने क्या कहा उसको हम 1 बाय 1 जानेंगे। ठीक, सिंगल एंटिटी और मल्टीपल एंटिटी। अब देखिए, अगर हम बात करें ई टॉर्नडाइक की, तो उन्होंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, 3 तरह के इंटेलिजेंस होने चाहिए। ठीक है, लोगों ने कहा 3 तरह के इंटेलिजेंस। अगर आपने बताएं तो किसी बेसिस पे बताए होंगे, किसी बिहाफ पे बताए होंगे, क्या होंगे ये भी हम आगे जानेंगे। ठीक, लुइस टर्नर स्टोन ने बोला कि भाई इंटेलिजेंस के बहुत सारे पैरामीटर हैं। वर्बल कंप्रीहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि अगर किसी आदमी की फ्लुएंसी अच्छी है, बात अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वर्बल इंटेलिजेंस अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई शब्दों का जादूगर है जिसके पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, वो अपनी बात को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट है ना, तभी तो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी है तो क्या अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं। हो सकता है उसको पता हो कि क्या कहना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बट समवेयर समहाउ वो लैक करेगा कि इसको बताना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है। ओके, नंबर फैसिलिटी, ठीक है, अगर नंबर्स की बेसिस पे कोई एक बात बताने को दे दी जाए, सोचने को दे दी जाए, उस पर भी आप इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं। स्पास्टियल विजुअलाइजेशन, अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है। एक मार्स है, प्लूटो है, सैटर्न है, नेपट्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, डार्क वर्ल्ड है, लाइट एनर्जी है। तो अगर मेरी ये बातें सुन के आपके मन में अलग अलग प्लैनेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, आप इंटेलिजेंट हैं, तभी तो विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अगर कोई डम्प होगा तो कहेगा नहीं सर नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग में जा ही नहीं रहा, मैं कुछ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, एसोसिएट मेमोरी, एसोसिएट मतलब कि कैसे आप चीज़ों को लिंक कर पाते हैं कि यहाँ सर ने ये बताया था, वहाँ सर ने ये बताया था, अच्छा
ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया इंटेलिजेंस का, तो जिस बच्चे ने नर्वस सिस्टम पढ़ रखा होगा वो वहाँ पे पहुँच गया होगा, उसके मन में तुरंत ही ब्रेन का डायग्राम बन के आ गया होगा कि अच्छा ब्रेन का डायग्राम था, सल्काई गा रहे थे, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड था, कनेक्ट था कॉर्पस कलोसम से। तो अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? इंटेलिजेंट अगर नहीं है तो वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, वो सोचेगा कैसे? परसेप्चुअल स्पीड और रीजनेबल, यानी कि सोचने समझने की क्षमता अगर आपकी अच्छी है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो भी आप इंटेलिजेंट हैं। और आपके तर्क अगर अच्छे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं किसी रीज़न पे कर रहे हैं, या जो काम आप कर रहे हैं उसका रीज़न क्या दे रहे हैं, तो भी आप क्या कहलाएंगे? इंटेलिजेंट कहलाएंगे। इन्होंने क्या बताया कि भाई इंटेलिजेंट होने के लिए ये चीज़ों का होना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मानते हैं। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था चार्ल्स स्परमैन। उन्होंने बोला जनरल और स्पेशल। कैसा जनरल और स्पेशल? अगर कोई आदमी अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले रहा है तो भी वो इंटेलिजेंट है। बात तो सही है। हम ना कई बार लाइफ में थैंकफुल नहीं होते हैं भगवान का, लेकिन क्या हमको थैंकफुल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप हर सुबह उठ के खाना खा ले रहे हैं, अपना एडीएल का मतलब है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, इसको परफॉर्म कर ले रहे हैं, तो भी आप इंटेलिजेंट है कि आपको पता है कि भाई पानी लेके ग्लास ऐसे लगाना है, ऐसे गिराना नहीं है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की बात है कि नहीं है? और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात हो गई, मतलब आपके पास कोई टारगेट सेट है। सपोज आप एक कैमरा पर्सन है, आपको पता है कि कैमरे का एंगल कितना रखना है, कैमरे को होल्ड कैसे रखना है, लाइट क्या होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं आएगी। स्पेसिफिक हो गया ना, मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना आएगा। तो उन्होंने क्या किया, स्परमैन ने क्लासीफाई कर दिया कि भाई एक तो जनरल इंटेलिजेंस होगा और एक कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। ओके, कैटल और जॉन साइंटिस्ट ने बताया कि इंटेलिजेंस क्या होगा, डिपेंडेंट हो सकता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे। मतलब अगर आदमी के ब्रेन में प्रॉपर फंक्शनिंग है, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर है, तो ही वो इंटेलिजेंट होगा। और दूसरे एंड पे बोला कि इंटेलिजेंट एक तो डिपेंडेंट होगा, दूसरा कैसा होगा, नॉन डिपेंडेंट। अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने क्लास में कि ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो 80% से 100% तो 4 से 5 साल की एज में ही हो जाता है। और दुनिया में अगर कोई सबसे टफ चीज़ सीखना है तो वह है लैंग्वेज। और बच्चा अपने डेवलपमेंट एज में सबसे पहले लैंग्वेज ही सीख लेता है। अगर आपसे बोला जाए कि चलो आज की डेट में आपको चाइनीज़ सीखनी है, शॉमी शॉ चिंग चोंग पोंग, क्या आप सीख पाएंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बहुत मेहनत करेंगे तब जाके आप सीख पाएंगे। और वो बच्चा छोटा सा जो पैदा हुआ है, जिसको अभी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो लैंग्वेज सीख गया, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है? है, बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। और पहली बात तो सच झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल हमेशा सच बोलते हैं। भगवान का रूप बोला गया है कि नहीं? तो क्या ये वाली स्लाइड क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या आता है। सभी लोगों ने जब अपनी बात कही तो एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने कहा कि ना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इंटेलिजेंस क्या है। जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी है ना, और अगर मान लीजिए आप 10 लोग हैं और 10 लोगों में 10 लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हर किसी के मन में ये थॉट आएगा कि भाई मैं अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए इस टॉपिक को, इस चीज़ को सबसे बेहतर समझा दूँ। क्या करूँ? सबसे बेहतर समझा दूँ। तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आई विल टेल यू व्हाट इज इंटेलिजेंस और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताया कि भाई इतने तरीके के इंटेलिजेंस हैं। एक आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट मैं भी काफ़ी हद तक इनकी बात से सहमत हूँ कि हाँ, बात तो सही बताई कि अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको अलग अलग तरह के कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ही और शी इज़ नॉट totally intelligent or somewhere he or she is lacking. देखिए, assisted that there are total 9 independent type of intelligence that grows on in development different in different people. मतलब 9 तरह के पैरामीटर दे दिया और इन्होंने ये बताया कि भाई पर्सन टू पर्सन क्या कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्सन के अंदर किसी चीज़ का इंटेलिजेंस लेवल है तो वही दूसरे में होगा, मे बी दूसरे में किसी में कम हो या ज़्यादा हो। अगर बात करें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट की, लिंगुअल क्या आ गया, टंग, क्या आ गया, टंग। हर आदमी क्या बोलने में एक जैसा होता है? अरे सुना होगा ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। अगर आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट सुन रखा है, यानी कि कुछ लोग चुप्पे होते हैं, चुपचाप रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, वो हर बात को एकदम स्टोरी की तरह प्लॉट करते हैं, बताते हैं। तो ये भी एक इंटेलिजेंस है। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, समझाने में अच्छे हैं, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। ओके,
दूसरा मैं बताया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, कई लोग नंबर्स की बेसिस बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा बोल रहा है उसकी मैथ बहुत अच्छी हो, या जिसकी मैथ बहुत अच्छी हो वो बोल बहुत अच्छा रहा हो। यहाँ पे इंटेलिजेंस बताया। स्पाशियल इंटेलिजेंस एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सोचने समझने की क्षमता। मैंने बताया था कि मान लो स्पेस की बात करें या कोई भी आपको एक पिक्चर प्लॉट करने को बोलूं, अगर आप उसको सोच पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर व्हाट इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि अगर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आप थिंक ही नहीं कर पाएंगे, परसीव ही नहीं कर पाएंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देखिए आप में से जितने लोग क्रिकेट के फैन होंगे, अगर आप रील्स वगैरह देखते होंगे, तो अभी रिसेंटली एक रील आई थी, इसमें बोला गया था कि रोहित शर्मा हैज़ अ ग्रेट क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस। ठीक, अब पूछो सर ये क्या होता है? मीन्स उसको क्रिकेट की समझ ज़्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बोलते हैं लोग कि रोहित शर्मा चीज़ों को भूल जाता है। बॉल मारना तो नहीं भूलता है, ठीक है, कैच पकड़ना तो नहीं भूलता है ना, वो अपना सामान भूल जाता है, यानी कि लापरवाही, लेजीनेस तो नहीं कहेंगे इसको, केयरलेसनेस कहेंगे कि भाई आदमी थोड़ा सा केयरलेस है। तो केयरलेस होना एक उसकी पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया? अगर बात करें केयरलेस होने की, तो केयरलेस होना उसकी पर्सनालिटी का एट्रीब्यूट हो गया। बट क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं उसका इंटेलिजेंस है कि नहीं है? हाँ, मतलब उसके ब्रेन का एट्रीब्यूट है कि भाई इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, रिफ्लेक्सेस इवॉल्व हो गए कि बॉल देखते ही क्या किया, शॉट मार दिया। क्या हम और आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटेलिजेंस आपके अंदर किस चीज़ का है। कई लोगों को अच्छा खाने का होता है, जैसे घर में क्या हुआ, खाना बच गया, मम्मी लोगों ने क्या किया, अगली सुबह वही खाना एक नई तरीके से सर्व करके आपको दे दिया। तो ये भी एक कुकिंग इंटेलिजेंस हो गया कि नहीं? मतलब ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, मैं जैसे एक आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी कैनिकोस्टॉटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल रिलेशन, यानी कि आपका खुद के साथ रिलेशन कैसा है और आपका दूसरों के साथ रिलेशन कैसा है। अगर आपका रिलेशन दूसरों के साथ अच्छा है, दैट मीन्स आपका आईपीआर अच्छा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप खुद का ख्याल रख रहे हैं, तो भी इंटेलिजेंस है। कई लोग क्या करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाएंगे, इतना काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें और फिर अपनी सपनों को पूरी कर लें। बस उस ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेंगे। तो सारी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक है, और उस कमाए हुए पैसे से वापस से हेल्थ कमाई, यानी कि हेल्थ गवा के पैसा कमाया और पैसा गवा के हेल्थ कमाई। तो क्या ये बैलेंस बना? नहीं बना। क्या ये इंटेलिजेंस का पार्ट है? नहीं है। तो कैसे करें भाई? अपनी बॉडी पे ध्यान दें, ऐसा कुछ करें कि आप अपनी डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि क्या रहे, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या रहे, अच्छा रहे। नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस, यानी कि पहली बात तो बात करें कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए सोसाइटी है, नेचर है, उसके प्रति आपका क्या व्यवहार है। और सेल्फ एग्जिस्टेंस कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, फिलोसफिकल बातें अगर आपको याद हो, खुद को लेके आप कितने सजग हैं, अगर आप गोल ड्रिवन हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, यानी कि आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आप अपनी लाइफ को लेके क्या हैं, सिंसियर हैं कि नहीं है? ऑफ कोर्स होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपको सिंसियर बनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो अभी तक हमने जाना कि इंटेलिजेंस क्या है, एक छोटा सा क्विक रिकैप देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 1 पे हमने जाना कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको 3 चीजें मिलती हैं चूज करने के लिए, तो उन तीनों चीजों में से आपको चूज तो इंटेलिजेंस करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस से आप क्या करेंगे, बाकी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। बट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप क्या चूज करते हैं, गुड लुक्स चूज करते हैं या फिर पैसा चूज करते हैं या इंटेलिजेंस चूज करते हैं। अलग अलग डेफिनेशन दी हमने कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती हैं। बाद में एक स्पेशल पॉइंट्स में ये बताया कि आज की डेट में ह्यूमन जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाई पे है। किसमें? इंटेलिजेंस के पॉइंट पे। ओके, फिर हमने क्या जाना? फिर हमने जाना कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, साइंटिस्ट लोग क्या बताना चाह रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे डिफाइन किया इंटेलिजेंस को, कि इंटेलिजेंस किस तरीके होना चाहिए। लास्ट में क्या आया, 9 सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा जाए कि भाई 9 तरीके से क्लासीफाई किया गया कि इतने पैरामीटर्स को अगर हम करते हैं तो हम क्या होंगे, इंटेलिजेंस होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को देखिए तो बात तो सही है, इतनी चीज़ों का इंटेलिजेंस तो होना चाहिए, खुद से खुद का, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, नंबर, एग्जिस्टियन, ये सब होगा कि नहीं होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं है, डेट मीन्स कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। अब आप वीडियो को एंड होने के बाद या साथ ही साथ सोच सकते हैं कि मुझ में कौन सा इंटेलिजेंस है और कौन सा इंटेलिजेंस नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप डेवलप करने की कोशिश करिए, और अगर है
तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी लोगों को सिखाइए कि भाई कैसे अपना हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखें, पढ़ाई कैसे करें, रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें। अभी आगे आएगा कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माय गॉड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हो सकता है कि कई बच्चे मुझसे भी ज़्यादा जानते हो कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि कैसे इंटेलिजेंस आया, कहाँ से आया, क्यों आया। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी चीज़ के फाइनल रिजल्ट तक लेके आती है कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बट बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन से आ जाता है, या फिर MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन से उठ के आ जाता है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट दिख रहे हैं, सब में से तो आएगा नहीं, या आ भी सकता है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपना एग्जाम वाला IQ यूज़ करते हुए सोचना है कि कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, पॉल ब्रोकर एंड सर फ्रांसिस गैटन फर्स्ट टू थिंक अबाउट द मेजरिंग ऑफ द IQ इंटेलिजेंट। यानी कि दो साइंटिस्ट ने पहली बार सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि आदमी के इंटेलिजेंस को नाप के देखते हैं। ठीक, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि हाँ इंटेलिजेंस कुछ होता है, कितने टाइप का इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन एक नई साइंटिस्ट निकल के आए जिन्होंने कहा ठीक है हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को नापने की कोशिश करते हैं, मेजर करते हैं कि भाई इंटेलिजेंस किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी गलती करी है, सच बताइएगा, क्या आपने ज़िंदगी में कभी गलती करी है? ऑफ कोर्स करी होगी, मैंने भी करी है, शायद हर रोज़ करता हूँ और हर रोज़ ये कोशिश करता हूँ कि कल से नहीं करेंगे, बट रिपीटिशन होता है गलतियों का, बिल्कुल होता है। ऐसे ही साइंटिस्ट क्या गलती कर सकते हैं? बिल्कुल गलती करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की गलती में और हमारी गलती में एक फ़र्क है बच्चों, कि साइंटिस्ट अपनी गलती से सीखते हैं और हम अपनी गलती से कभी नहीं सीखते, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको ये पॉइंट जरूर दिखाना कि सर ने ऐसा बोला। साइंटिस्ट अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी गलती से कभी नहीं सीखते हैं। हम बार बार रिपीट करते हैं सेम गलती को। गलती करना गलती नहीं है, ह्यूमन का नेचर है, एरर, गलती करेगा, बट उसी गलती को बार बार एक कंटिन्यूअस पैटर्न पे रिपीट करना गलती है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, F. Galton assumed that larger the skull and smarter the person। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर किसी पर्सन का स्कल साइज बड़ा है, क्या है, स्कल साइज बड़ा है, तो उसका ब्रेन साइज बड़ा हो गया और वो क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। बट क्या मतलब कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। ठीक है, किसका डायलॉग है बताइएगा, क्या कोई सेंस है इस बात का? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी का बड़ा दिमाग है, किसी के साइज, ब्रेन का साइज बड़ा है, तो क्या उसका इंटेलिजेंस रेशियो बड़ा हो जाएगा? अगर कोई आदमी रिक्शा चला रहा है और हट्टा कट्टा है, उसका ब्रेन बड़ा है, और कोई आदमी नासा में काम कर रहा है, वो दुबला पतला है, तो दोनों का स्कल साइज उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या IQ भी डिफरेंस हो जाएगा? या IQ मतलब जो बड़ा है, जिसका शरीर बड़ा, उसका IQ बड़ा होगा? कंप्लीटली इररिलेवेंट बात थी, लेकिन हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। पूछे क्यों? अरे एप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट वो सोच तो रहे थे, एक डायरेक्शन में जा तो रहे थे कि भाई अगर किसी का IQ ज़्यादा है तो क्यों है, किसी का IQ कम है तो कम क्यों है, कोई इंटेलिजेंट अगर ज़्यादा है तो क्यों इंटेलिजेंट ज़्यादा है, और कोई इंटेलिजेंट कम है तो क्यों कम इंटेलिजेंट है। इतना सोचा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आपने नहीं सोचा, बट इन अ पॉजिटिव वे, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि नेगेटिव वे पे अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको देख रहा है और समवेयर ही विल पनिश, चाहे वो आप हो या फिर मैं। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। अब देखिए क्या लिखा है, अर्ली 1890s एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रेमंड कैटल टर्म मेंटल हेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम इन साइकोलॉजिकल लिटरेचर। उन्होंने क्या बोला कि चलो मेंटल हेल्थ वर्ड दिया और मेंटल हेल्थ पे बात करी। ठीक, पहली बार किसी ने मेंटल हेल्थ शब्द जहाँ से आया, आज तो बहुत कॉमन हो गया है कि यू नो माई मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके बिकॉज आई एम रनिंग सो मच प्रॉब्लम्स इन माई माइंड एंड देयर इज नो पर्सनल स्पेस। आज की डेट में मेंटल हेल्थ क्या है, नॉर्मल है। बट क्या पहले जब किसी ने कोई वर्ड सुना ही नहीं, सोचो तो वो सोचना कितनी बड़ी बात है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऐसा वर्ड सोच के लिखो जो आपने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए इंटेलिजेंस से, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? करने की कोशिश करिएगा।
अगर किसी ने मेंटल हेल्थ सोचा, बोला कि भाई हेल्थ तो हमें पता है, अ कंप्लीट सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, ठीक है, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, WHO की प्रॉपर डेफिनेशन है, HHG में आपको पढ़ाई थी। बट अगर किसी ने ये सोचा कि भाई मेंटल हेल्थ तो अप्रिशिएबल वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। सारे साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट वो एक डायरेक्शन में सोच तो रहे थे, चाहे वो ये कनेक्शन लगा रहा हूँ कि ग्रेटर द स्कल साइज स्मार्टेस्ट द पर्सन, या फिर किसी ने मेंटल हेल्थ टर्म दिया, बट वो ढूंढ रहे थे। अगला देखिए क्या कहते हैं, अल्फ्रेड बेनेट, फादर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट, वाओ, ब्रिलियंट पर्सन। इन्होंने क्या किया, नेमिंग, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल रीजनिंग और रिदमिक वर्ड्स, ये कुछ अलग अलग तरीके निकाले कि चलो भाई राइमिंग वर्ड्स पे अगर कोई मैच कर पाता है तो उसको इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो क्या करता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, कोई एक पजल टाइप का दे दिया, उसको अगर उसने सॉल्व किया तो उसकी लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, चीज़ों में चेंजेस आए, और एडवांस तरीके आए, और एडवांस साइंटिस्ट आए, और आज की डेट में तो साइकोलॉजी एक वास्ट साइंस है, और इंटेलिजेंस टेस्ट करने के हमारे पास एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन का इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं। लुइस टर्मैन, स्टूडेंट फॉर यूनिवर्सिटी रिवाइज टेस्ट एंड नेम स्टैंड फॉर बिनेट टेस्ट रिवाइज, यानी कि इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिनेट की टेस्ट को रिवाइज किया और एक नया टेस्ट बनाया, ठीक। और कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे मान लो आपने रसगुल्ला बनाया, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, काला जामुन, गुलाब जामुन बनाया, और आपने नॉर्मल बनाया। अब आपको एक गुलाब जामुन नए तरीके से बनाना है, तो आपने क्या किया, उस गुलाब जामुन को रसमलाई के रस में डुबो दिया। तो जब आप उस गुलाब जामुन को खाएंगे तो रसमलाई का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कई बार सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट लेने के लिए, या नाम करने के लिए, या नई रिसर्च पब्लिश करने के लिए पुरानी मदर रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस करते हैं और अपनी उसको नाम दे देते हैं। और अगर देखा जाए तो टेक्निकली वो गलत भी नहीं है भाई। एक तो काला जामुन है जिसमें क्या है, मीठा मीठा स्वाद है, बट उसी गुलाब जामुन को चाशनी की जगह आपने किसी और चीज़ में रख दिया तो उसकी फ्रेगनेंस आएगी कि नहीं आएगी, उसका टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, उसके बाद देखा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में। 1917 में रॉबर्ट यर्क ने 2 टेस्ट बनाए, इसका नाम था आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। क्या बनाया? आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया और आर्मी बीटा टेस्ट बनाया, आर्मी पर्सन के ऊपर यूज करने के लिए। आगे क्या हुआ, डेविड वेशलर आए थे, उन्होंने 1939 में क्या किया, एक टेस्ट बनाया जिसका नाम था वेशलर बिलीवर इंटेलिजेंस टेस्ट। 1955 में इसमें चेंजेस किए, मतलब उन्होंने क्या किया, अपने ही टेस्ट में चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए। और हाँ, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने सिर्फ टेस्ट का नाम बताया, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि वो कैसे होता है, क्या होता है। ना 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 ना, अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th-12th में हैं, इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट के नाम पता है, वही बहुत अच्छी बात है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट के नाम क्या है, और जो टेस्ट परफॉर्म करने वाले होंगे, बताने वाले होंगे, वो मैं बताऊंगा। अगर मैं आपको बताने लग जाऊं कि अल्फा टेस्ट क्या है, बीटा टेस्ट क्या है, तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक तो ऐसा होता है कि कोई एक्स पर्सन वाई की रिसर्च में क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही अपने काम से नाखुश होते हैं और मॉडिफिकेशन करने लग जाते हैं। अरे सपोज पापा के पास पैसा आया और पापा ने बड़ा सा घर बनाया, ठीक, आप कुछ साल तो उसमें रह लिए, क्यों? रिसर्च कब आई थी? 1917 में, 1939 में आई थी, और दोबारा क्या हुआ, 1955। एक लंबा टाइम हुआ कि नहीं हुआ? नाखुश हुआ आदमी, या उसने जिंदगी में बहुत कुछ नया सीख लिया। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही रिसर्च में मॉडिफिकेशन कर लिए। क्या कर लिए? मॉडिफिकेशन कर लिए, और नाम दिया वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे है अडल्ट। क्या है? अडल्ट। तो अगर आप अडल्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कैप कर रहे हैं। अगर मान लो छोटा बच्चा आ गया और हमें उस छोटे बच्चे का आईक्यू जानना है, तो हम कैसे जानेंगे? टफ टास्क, बट नथिंग इज न्यू अंडर द सन। नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था कार्ल पर्सन, उन्होंने क्या किया, बनाया WISH, यानी कि वेल्शियल इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन, WISC, वेल्शियल इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने किसके लिए बनाया? बच्चों के लिए बनाया, कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बच्चों का भी आईक्यू जान सकते हैं। किसका जान सकते हैं? बच्चों का भी। यानी कि आज की डेट में अगर आईक्यू टेस्टिंग की बात हो, तो कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी सेक्स हो, हम आईक्यू को निकाल सकते हैं बहुत ही बेस्ट पॉसिबल तरीके से। नेक्स्ट, ओके 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 ओके। अब
एक टर्म आता है जिसको बोला गया था मेंटल एज। किसने बोला था? जस्ट अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था कि भाई पहली बार मेंटल एज टर्म क्या किया था, क्वाइंट किया था। किसने क्वाइंट किया था बताइए? मेंटल एज, मेंटल हेल्थ, ये सब बातें आपने सुनी होंगी बहुत बार पहले ही। एक वर्ड अभी आएगा बड़ा ही फेमस है मीम कल्चर में, जो लोग मीम देखते हैं, क्रोनोलॉजी। किसने बोला था बताइएगा? कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, इसको समझिए, क्रोनोलॉजी को। क्रोनोलॉजी वर्ड भी यहाँ पे आएगा, क्रोनोलॉजी वर्ड भी यहाँ पे आएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको आप एक बार बस रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करते हैं तो भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीजों को लिख सकेंगे और जान सकेंगे। मेंटल एज यानी कि आपके दिमाग की एज कितनी है, ठीक है। और अगर दिमाग की एज है तो फिर बच्चा कहेगा सर दिमाग की एज है तो एक्चुअल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप मेरी बात को सुनो। अगर आप सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो सब कुछ हो जाएगा अपने आप। देखिए क्या लिखा है, मेंटल एज अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट। क्या बोल रहे हैं ये? ही एश्योर्ड दैट मेंटल डेवलपमेंट शुड नीड नॉट टू बी करेस्पॉन्ड टू क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब कि जो मेंटल एज है उसको आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं करना चाहिए। अब पूछो कि सर क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, मेंटल एज क्या है? आया ना डाउट? जो आपकी एक्चुअल एज है, जो आपकी एक्चुअल एज है वो है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजी को समझिए। रिस्पेक्टेड अमित शाह जी, उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। और मेंटल एज यानी कि आपका दिमाग कितना ज़्यादा काम करने की क्षमता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी एज है 27, ठीक है, और मैं काम कर रहा हूँ 37 वाला, तो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो गई? 27। बट क्योंकि मेरा माइंड कैपेबल है 37 का काम करने का, तो मेरी मेंटल एज कितनी हो गई? 37। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कौटिल्य। आपने देखा होगा कि टीवी में एक बच्चा आता था बहुत छोटा सा, गूगल बॉय, कई बार अमिताभ बच्चन के शो में भी आया था। उसने बहुत छोटे पे ही पीरियोडिक टेबल रट रखी थी। बहुत सारे नासा के साइंटिस्ट भी हैरान थे, क्योंकि अभी उस बच्चे ने क्या किया, रिसेंट संदीप महेश्वरी के शो में आके काफ़ी कुछ स्पेस साइंस के बारे में बात की। और भी जब आप कौटिल्य के बारे में जानेंगे तो वो बच्चा एक्चुअल एज सपोज उसकी अगर 8 साल है तो वो पढ़ाई कर रहा है 18-20 साल की, तो कहीं ना कहीं वो उसकी मेंटल एज ज़्यादा हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरी एज है 27 और मुझसे क्लास 10th का क्वेश्चन गलत हो जाए, तो मेरी मेंटल एज तो फिर 10th क्लास के बच्चे से भी कम होगी ना? बिल्कुल कम हो गई। यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपकी एक्चुअल एज कितनी है, आपकी एक्चुअल एज कितनी है। और मेंटल एज का मतलब है कि आपके दिमाग के काम करने की जो क्षमता है वो कहाँ तक है, किस लेवल तक है। अब देखिए आपके सामने एक टेबल बनी है जिसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हैं बच्चों की। पहला लिखा है इंडिविजुअल एज, यहाँ पे 3 लोगों के नाम लिखे हैं, ईशा, अंकित, राजेश। क्या लिखा है? ईशा, अंकित और राजेश। क्रोनोलॉजिकल एज तीनों की 10 साल है, यानी कि तीनों बच्चों की जो एक्चुअल एज है वो कितनी है? 10 साल है। एज एट विच इंडिविजुअल परफॉर्म टेस्ट फॉर दैट एज। अब देखिए ईशा ने 12 साल के बच्चे का टास्क पूरा कर दिया, ठीक है। मतलब जो टास्क 12 साल के बच्चे के लिए किया था वो 10 साल की ईशा ने कर दिया। अंकित वही टास्क पूरा कर पाए जो 10 साल के बच्चे तक का। और राजेश ने क्या किया? राजेश ने 8 साल के बच्चे का काम पूरा किया। तो कहीं ना कहीं अगर मेंटल एज देखें तो ईशा की हो गई 12 साल। क्यों? क्योंकि वो अपने से 2 साल आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर 10 साल का बच्चा 12 साल के, यानी कि अगर 10th क्लास का बच्चा 12th क्लास की मैथ सॉल्व करे तो कहीं ना कहीं वो एडवांस है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसकी मेंटल एज ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर 10 क्लास का बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के पेपर सॉल्व कर रहा है, यानी कि ठीक है, ओके, ना जिंदगी की रेस में बहुत आगे है, ना जिंदगी की रेस में बहुत पीछे है। और अगर राजेश की बात करें, राजेश किस क्लास में है? 10th क्लास में। 8th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो राजेश अपनी लाइफ में पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो राजेश जिंदगी की रेस में आगे बढ़ो। मेंटल एज हमें समझ में आ गया। इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, IQ। ओह माय गॉड, बहुत सुना होगा हम लोगों ने कि आपका IQ कम है, आपका IQ कम है, इंटेलिजेंट क्वोशंट कम है। क्या होता है IQ और कैसे निकालना चाहिए IQ? अगर मान लीजिए आप क्यूरियस हो कि सर आप मेरा IQ बताइए कि कितना हो सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला है IQ का, अभी हम इसको जानेंगे। बट IQ निकालने से पहले हमें क्या निकालनी चाहिए? आपकी मेंटल एज कितनी है। क्या है? मेंटल एज कितनी है। और उसके बाद आपको क्रोनोलॉजिकल एज आपको निकालनी चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए? 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए
आईक्यू के बारे में बात करते हैं। किसने दिया था टर्म? इंट्रोड्यूस बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम। एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था क्या? आईक्यू का। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि आप मेंटल एज निकालिए, आप क्रोनोलॉजिकल एज निकालिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है राधिका और दूसरे हैं समीक्षा। सपोज राधिका और समीक्षा दो लड़कियां हैं। अब हम दोनों का क्या करेंगे? आईक्यू निकाल के देखेंगे। आप चाहें तो अपने दोस्तों का भी निकाल सकते हैं। मैंने अपने बंदे का निकाला कि राधिका और समीक्षा दो लोगों का हम आईक्यू निकाल के देखेंगे कि इनका आईक्यू क्या कह रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, आईक्यू से पहले हमको क्या निकालना है? मेंटल एज। मेंटल एज हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने यहाँ पे सिखाया कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कैसी है वो सवाल। सपोज चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं राधिका का। पहला एग्जाम्पल लेते हैं राधिका का। सपोज राधिका की जो मेंटल एज है वो है 12। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राधिका 12 साल की बच्ची है या 25 ईयर्स की लड़की है, और वो जो एक्टिविटी कर रही है या वो जो बातें कर रही है वो बातें मैच हो रही हैं 37-38 ईयर्स के आसपास की, या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, वो इतनी है जितनी 38-35 ईयर्स के लोगों की होती है। तो कहीं ना कहीं मेंटली वो एडवांस हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल एडवांस हुए। अगर मेंटल एज ज़्यादा हुई तो यानी कि राधिका का सोचने का, समझने का जो दिमाग है वो बाकी लोगों से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। तो सोसाइटी में डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? बट अगर राधिका की क्रोनोलॉजिकल एज की बात करेंगे तो वो उतनी ही है जितनी उस एज ग्रुप के बच्चों की होगी। बट क्योंकि मेंटल एज ज़्यादा है, यानी कि इंटेलेक्चुअली शी इज़ मोर एडवांस देन मी और एनी अदर पर्सन, तो कहीं ना कहीं उसका आईक्यू ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राधिका का आईक्यू कैसे जाएगा? अब जाएगा एक डिजायर्ड वैल्यू से। यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से देखा गया है कि मान लीजिए मेंटल एज है कितनी? 12, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10, MA इज ग्रेटर देन CA, यानी कि मेंटल इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। तो आईक्यू कितना चला गया? अब कितना? 120। अब एवरेज है 120। अगर आ गया तो अब एवरेज है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा क्या है? राधिका जी एडवांस हैं। और अगर समीक्षा की बात करें, मेंटल एज 10, क्रोनोलॉजिकल एज 10, MA इज इक्वल टू CA, यानी कि एवरेज। वापस से समझ देते हैं, दो लड़कियां हैं अपने पास, दो बच्चे हैं, एक का नाम है राधिका, एक का नाम है समीक्षा। राधिका वेरी चालाक, बहुत इंटेलिजेंट, तो राधिका का IQ अब 120 चला गया। राधिका का MA जो है वो CA से ज़्यादा है, यानी कि मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ज़्यादा है। समीक्षा का ओके है, ना अच्छा ना खराब, तो ये कैसे होंगे? एवरेज। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? ऑफ कोर्स आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल। मेंटल एज क्या है और IQ क्या है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। कितने टाइप के इंटेलिजेंस हो सकते हैं या कैसे कैसे हम इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट करा सकते हैं? क्या इंटेलिजेंस के टेस्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर IQ है तो IQ को मेजर कैसे करेंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर करेंगे। अब इंटेलिजेंस कैसे हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, वर्बल कमांड के थ्रू हो सकते हैं, और नॉन वर्बल कमांड के थ्रू हो सकते हैं। सपोज मुझे किसी पर्सन का इंडिविजुअल टेस्ट चेक करना है कि भाई इसका IQ कैसा है, तो 1 बाय 1 मैंने पर्सन को बुलाया, और मैं क्या हूँ? साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने उसकी काउंसलिंग करी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल लेवल के कुछ फायदे और नुकसान होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यही अगर इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने ग्रुप में कर दिया, एक क्लास में 100 बच्चों को बैठा के कर दिया, तो भी मैं एक डेटा, एक समरी तो ले पाऊंगा ना कि हाँ इस क्लास के बच्चों का चलो ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रांग है, इसके भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या हो सकता है? एडवांटेज ये हो सकता है कि भाई कम टाइम में सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन डिसएडवांटेज हो सकता है कि पर्सनलाइजेशन जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब हमने कोई कमांड दी, हमने कोई बोला, सपोज आदमी बोला जनरल ने कि कमांडोस क्या हम इस जंग को जीतेंगे, तो जिसने बोला यस सर जीतेंगे, इसका मतलब वो अटेंटिव है वहाँ पे, उसके अंदर डर नहीं है, ठीक है। और जो चुपचाप डरा समय बैठाएगी, देखते हैं सर, ठीक है, बीवी की याद आ रही है, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं मालूम पड़ेगा। यानी कि इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नॉन वर्बल में बहुत सारे फायदे हैं। अभी मैं एक जनरलाइज वे में बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अगर एकदम से बुकिश हो जाएंगे तो कई बार बच्चों को बुकिश लैंग्वेज समझने में मुश्किल आती है। तो मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है कि पहले आप एक कॉमन स्टेटमेंट से, जनरल स्टेटमेंट से अपनी बात को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर बुकिश पे आएंगे, बुकिश लैंग्वेज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि बुक हमारी क्या कहना चाह रही है, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या होगा? कोई भी कमांड नहीं होगी, कुछ भी बोला नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ टेम्पलेट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। और
वर्बल में भी चैलेंजेस होंगे, नॉन वर्बल में भी क्या होंगे, चैलेंजेस होंगे। मेरा कहने का मतलब ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप IQ टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल कराएं, ग्रुप में कराएं, वर्बल कराएं या फिर नॉन वर्बल कराएं, आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्या आएंगे ये जानते हैं एक एक करके। देखिए पहले तो ये जानेंगे किस साइंटिस्ट ने दिया था, कहाँ पे क्या था, उनके टेस्ट का क्या नाम है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के नाम सुनने हैं, टेस्ट के नाम के आगे डिटेल नहीं जाननी है कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। इन केस अगर आपको डिटेल जाननी है, डू मेंशन मी इन द चैट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि ये परफॉर्म कैसे होता है। ओके, इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें, बिनेट टेस्ट, वेस्नर टेस्ट, डॉक्टर भाटिया, आल्सर टेस्ट और कोच टेस्ट, ये कितने टेस्ट हैं इंडिविजुअल टेस्ट में, इनके नाम आते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या है, रैपिड, मूड और क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो रहा है तो एक पर्सन की रेपो जान सकेंगे कि भाई आदमी है कैसा, साइकी तो नहीं है, मूडी तो नहीं है, नॉर्मल है, उसका मूड भी तो जान जाएंगे कि कितने कंटिन्यूअस क्वेश्चन के बाद, अरे अगर मैं आपसे पर्सनली अकेले मिलने आऊँ तो क्या आप मेरे एक्सप्रेशन को जानेंगे, मेरी थिंकिंग को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मेरे मूड को समझेंगे, कहीं ना कहीं आप मेरे बिहेवियर को भी समझ जाएंगे। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और स्किल्ड एग्जामिनर, यानी कि बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपको 100 बच्चों का इंडिविजुअल टेस्ट करना है तो एक एक करके अगर बच्चे आएंगे तो टाइम कितना चला जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो टेस्ट कर रहा है वो खुद ही स्किल्ड होना चाहिए, अगर वो स्किल्ड नहीं है तो क्या वो टेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगला है ग्रुप, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल टेस्ट, क्लासिफाइड टेस्ट, रश टेस्ट, इसके एडवांटेज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। देखिए क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, पता है भाई 50 लोगों को 100 लोगों को आपने खड़ा कर दिया ग्रुप में और आपने पूछा कि कितने लोग आज सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ हाथ खड़े हो गए, एक आपके पास रीडिंग आ गई, कितने लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक रीडिंग आ गई। ये ग्रुप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट वन ऑन वन इंटरेक्शन खत्म हो गया, पर्सनलाइजेशन खत्म हो गया, इसके लेस अप्रोक्सीमेट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप ही नहीं रख पाएंगे। अगर आप होम ट्यूशन दे रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप जानेंगे कि उसकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, बट एक साथ अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए कोचिंग्स में पर्सनलाइजेशन होता है कि आप बच्चे से वन ऑन वन मिलें, उसके डाउट क्लियर करें, ताकि हर बच्चे की जो एक वीकनेस है उसको हम जान सकें। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान है, एक एक बच्चे का टेस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, एक साथ ग्रुप में कर देंगे तो पैसा कम लगेगा। हर टेस्ट के कुछ एडवांसमेंट हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। मेरी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद बच्चों एक बार गो थ्रू भी होइएगा बुक से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि वन गो में जस्ट आप मुझे सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ एक बार, और जब पूरा सुन लिया उसके बाद बुक को रीड करें। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बहुत कुछ लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बुक में क्या लिखा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आप बुकिश हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए, लिख आप उसको अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, बेस्ड ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि स्पीच, साउंड, आवाज आएगी कि नहीं आई, कमांड, इसका देखिए क्या है, टेस्ट का नाम है आर्मी वॉइस और नॉन वर्बल का नाम है परफॉर्मेंस पेपर पेंसिल। ठीक है, अगर एडवांटेज की बात करें तो हायर मेंटल एबिलिटीज चाहिए, बिल्कुल भाई। ठीक है, अगर मैंने बोला कि गो एंड हैव दिस और डू दिस, तो भाई जो इस लैंग्वेज को समझ पाएगा वही तो उसको काम कर पाएगा, जो मेरी बात को समझ पाएगा, जो इंटेलेक्चुअली मुझसे कनेक्ट हो पाएगा, वही इस टेस्ट के लिए बेनिफिट होगा। या फिर जिसका माइंड अच्छा हो, तो ये एक एडवांटेज भी होगा। और इसके डिसएडवांटेज होंगे कि नहीं होंगे, एक ही टेस्ट के एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीपुल हैविंग अबव एवरेज एंड अबव द इंटेलिजेंस लेवल, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, मालूम कर पाएंगे कि किसका IQ कम है, किसका IQ। सपोज एक क्लास में 50 बच्चे बैठे, मैंने वाइवा लेना शुरू किया कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो वर्बल इंटरव्यू है कि नहीं है। तो एक साथ बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, तो मैं मालूम कर लूँगा ना कि कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा ख़राब है। कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता है, मतलब किसने अटेंशन नहीं दिया है क्लास में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट गिव टू लिंग्विस्टिक बैरियर पर्सन। ओ माय गॉड, अगर मैं तमिलनाडु में जाके बोलूँ कि राधिका खड़े हो जाओ, अनमोल खड़े हो जाओ, तो क्या ये मेरी बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाएगा, उनको बोलना पड़ेगा सुल्पा जास्ती माड़वे को निदान उनकी भाषा में। तो यानी कि वर्बल कमांड के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। जहाँ जहाँ जगह बदलेगी वहाँ वहाँ नहीं चलेगा। अगर आप शाहरुख की कोई मूवी मुंबई में चलाइए, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, तो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो है, मान लो जो हिंदी बोल रहा है उसको पसंद आएगा। बट अगर
कोई चला गया, मराठी में भी डब करके दिखा सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई चला गया इसको साउथ में लेके और वो लैंग्वेज मराठी या हिंदी हुई तो उसको क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वर्बल के ये फायदे हैं और ये कुछ नुकसान है। नॉन वर्बल, इलिटरेट, डिफरेंट कल्चर और एनी एज ग्रुप, किसी से भी कह सकता भाई इसमें बोलना नहीं है। क्या करना है? कोई भी बोलने वाली बात नहीं होगी, सिर्फ एक मान लो टास्क दे दिया गया कि ये सारी चीज़ों को असेंबल करना है, सही से सीधा करना है। तो इसमें ना तो लैंग्वेज आया, ठीक है, ना तो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, सिंपल है टास्क दिया, इसको आप परफॉर्म करो। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी गिर रहा है, इसको गिरने से पहले बंद करना है, लेजीनेस को देखना है, तो इसमें तो कोई भी लैंग्वेज का रोल नहीं है ना। आप उसको बोल दो कि इससे क्या पेन पे पेंसिल दे दिया गया कि अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाओ, या आप अपनी हैंड राइटिंग लिखिए, कैसी हैंड राइटिंग है, कितनी अटेंटिव लिख रहा है, कितना गंदा लिख रहा है, क्या इसके फायदे हैं। बट लेस सूटेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज IQ एंड बिलो IQ। उसमें जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि भाई इसका IQ ज़्यादा है या IQ कम है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन वेरियस एरिया, कहाँ या फिर किस एरिया में हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। अरे बहुत सारे एरिया में इंटेलिजेंट टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। इफेक्टिव स्कूलिंग, बिल्कुल, अगर आप स्कूल में इंटेलिजेंट टेस्टिंग करते हैं तो क्या आपके लिए फायदेमंद है? हाँ जी, बिल्कुल फायदेमंद है। कैसे? आइडेंटिफाई बिलो एवरेज स्टूडेंट एंड हेल्प देम एट इंडिविजुअल लेवल। आप एक टेस्ट कंडक्ट कराइए और जिस बच्चे के नंबर कम आए उसको 1-on-1 जाके मिलिए ना, बात करिए उससे, पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के एक टेस्ट में 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं, ठीक है, 100 में से 50 नंबर है सपोज, तो वो 70 पे पहुँच जाएगा, 90 पे पहुँच जाएगा, 100 पे पहुँच जाएगा एकदम से। बट धीमे धीमे तो बढ़ेगा ना, 60 पे आएगा, 70 पे आएगा, फिर 80 पे आएगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। मेंटल हेल्थ एंड एडिंग, हेल्पफुल फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस एंड डिसाइडिंग थेरेपेटिक रिहैब। ओके, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को इंजरी हो गई है, ठीक है, उसका नी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको TKR हुआ है, और उसको डॉक्टर ने उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि आपको अपना कैसे ध्यान रखना है। बट उसके बाद भी अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको मोबिलिटी जो करनी है वो 90 डिग्री एकदम से नहीं जानी, आई होप मेरा लेग विजिबल हो, 90 डिग्री नहीं जानी चाहिए। अगर वो समझदार होगा तो अपने पैर का ख्याल रखेगा, अगर समझदार नहीं होगा तो वो जबरदस्ती अपनी लिमिट्स को पुश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे भी IQ का इंपॉर्टेंस है। अगर एक प्रोटोकॉल डॉक्टर ने बताया कि चलिए आपको बैंड्स लगेंगे, पैड्स लगेंगे, इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो समझो तो कि कैसे यूज़ करना है, तो IQ का लेवल वहाँ पे भी हो जाएगा। अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, बहुत जगह IQ का इस्तेमाल होगा। इफेक्टिव पेरेंटिंग, माय गॉड, हेल्प पेरेंट्स टू नो IQ ऑफ द चाइल्ड, सो पेरेंट शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छी बात है। देखिए आजकल के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक हो गई है, और ये भी कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि अनरियलिस्टिक है। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज देते हैं, महंगे से महंगा फ़ोन देते हैं, महंगे से महंगा लैपटॉप देते हैं, महंगे से महंगा जो भी उसको चाहिए, ठीक है, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं। बट इसके बदले वो क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस आया वहाँ कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम होती है। और अगर पेरेंट्स को IQ मालूम पड़ गया कि भाई मेरे बच्चे का जो IQ है वो 10 में 10 वाला नहीं है, 10 में 7 वाला है, तो क्यों उससे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे कि वो पहले अटेम्प्ट में मेडिकल क्रैक करे? ठीक है, आज 7 पे है, कल 8 पे आएगा, परसों 9 पे भी आएगा, बट एक हमको टाइम फ्रेम तो मिलेगा ना। हम अप्रोचेबल हो जाएंगे अपने ड्रीम्स को कि हमको पता है कि ये चीज़ हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में करनी है। कैरियर काउंसलिंग, राइट एजुकेशनल कोर्स एज पर देयर IQ एंड मेंटल कैपेसिटी। अब अगर किसी के मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सके, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करे, वो मैथ्स पढ़ पाए, तो हम ज़बरदस्ती उसको क्यों उस तरफ ढकेलें कि नहीं आपको साइंस ही लेनी है। आप आइडेंटिफाई करो ना उसको, हो सकता है उसको आर्ट्स बहुत अच्छी लगती हो सकता है उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती हो, आप उसको IAS में भेजिए। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है और कोई भी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उसका क्लास में अटेंशन कितना है। अगर आप टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हैं। कभी एक ट्राई करके देखिएगा, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, सपोज आपको फिजिक्स नहीं आता, बायो नहीं आता, वैसे तो ऐसा होने नहीं दूंगा मैं कि बायो नहीं आया आपको। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई एक XYZ सब्जेक्ट नहीं आता है, जस्ट पे अटेंशन इन द क्लास। आप क्लास में क्या करें, ध्यान से सुने, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद भी समझ में ना आए तो टीचर से जाके पर्सनलाइजेशन करें कि भाई मुझको सब समझ में नहीं आ रहा है और आप प्लीज़ मुझे इंडिविजुअल बेसिस पे समझाइए। अब क्या है, वोकेशनल काउंसलिंग,
इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग सेटिस्फैक्टरी एंड हैप्पी लाइफ। कई लोग होते हैं इनको बोलने का बहुत शौक होता है, ठीक है, बोलने का बहुत शौक होता है तो वो वैसा ही काम कर लेते हैं। सपोज मैं एंकर बन जाऊँ कि हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर सुमित पांडे और मैं कोई शो होस्ट करने लगूँ अगर मुझे बोलने का शौक है, या मैं मीडिया में आ जाऊँ कि नमस्कार आज आपका स्वागत है आज तक में। तो ये सब वोकेशनल एबिलिटीज़ ही तो हैं। अब एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा बोलने का शौक है उसको लिखने का काम दे दो तो जॉब में डिससेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पहली बात हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी जानना चाहिए कि मैं किस लिए बना हूँ, मैं किस लिए नहीं बना हूँ। जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है, और जो काम सुई का है वो तलवार का है। तो वी आर नॉट वीक और स्ट्रॉन्ग, मे बी वी आर मेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, न्यूट्रेंट। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वैसे तो इंटेलिजेंस हमने बहुत सारे तरीके के पढ़े हैं, लेकिन 3 इंटेलिजेंस जो है वो बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात पता हो तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, बहुत अच्छा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहा है, बट बाहर निकलते ही रो रहा है, लड़ रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो ये कौन सा इंटेलिजेंस है भाई? यानी कि वो सिर्फ सब्जेक्टिव इंटेलिजेंस है उसके पास, किताबी कीड़ा हो गया वो, उसको सिर्फ किसका ज्ञान है? सब्जेक्ट का ज्ञान है, बट बाहर निकलते ही वो सुपर फ्लॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। सब्जेक्टिव इंटेलिजेंस किसने दिया था? ईयर टॉर्नडाइन साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलंबिया, ठीक, इसके बारे में बात की थी। और एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल अल्बर्ट, इन्होंने क्या किया था? दो तरीके से डिस्क्राइब किया था। एक किया था टॉक्सिक बिहेवियर और एक किया था नरिशिंग बिहेवियर। इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि जिन लोगों का टॉक्सिक बिहेवियर है उनका लो लेवल है, कैसा? सोशल इंटेलिजेंस का, और जिनका नरिशिंग बिहेवियर उनका कैसा है? हाई सोशल इंटेलिजेंस है। सिंपल सी बात है। आप गली क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी बॉल चलेगी पड़ोस वाले आंटी के घर में। एक आंटी ऐसी होंगी जो बॉल उठा के दे देंगी, लो बेटा खेलो, लेकिन ध्यान से किधर ना है, ठीक है। तो क्या ये टॉक्सिक बिहेवियर हुआ? नहीं, ये तो नरिशिंग बिहेवियर हुआ। यानी कि वो सोशली बहुत फिट हैं, सोशल इंटेलिजेंस उनका कैसा है? बहुत अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ एक अंकल जी बोले रुक 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 रुक, बेटा बॉल चाहिए, ले लो आके ऊपर, और ऊपर बुला के चटाक चटाक 2-3 थप्पड़ अगर आपके मार देते हैं तो ये टॉक्सिक हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और इनका इंटेलिजेंस कैसा हो गया? सोशल इंटेलिजेंस कम हो गया। हो सकता है वो अंकल बैंक में हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, कुछ भी हो, बट ही डोंट हैव सोशल इंटेलिजेंस। उनको ये नहीं पता है कि बच्चों के साथ ट्रीट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। यानी कि अगर कोई आदमी सोशली बहुत इंटेलिजेंट है तो उससे कुछ सिग्निफिकेंट फीचर होंगे कि नहीं होंगे? भाई जो सोशल इंटेलिजेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, समझदार होगा, गुड स्पीकर होगा, अपनी बात को कह सकेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी, इंटरेक्शन, गुड लिसनर भी तो होगा। भाई एक अच्छा समझदार इंसान कौन है? जो सिर्फ अपनी बात बोलता रहे कि ऐसा वैसा ऐसा, या सामने वाले की बात सुनता भी रहे। लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे गुड स्पीकिंग का हो या गुड लिसनिंग का हो, इंटरेक्शन का हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उसमें कहना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। चाहे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप इसमें बैलेंस बना पा रहे हैं तो आप सोशली इंटेलिजेंट हैं। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल विद अप्रोच, ठीक है, यानी कि अगर उसने कोई चीज़ एक प्री डिसाइड उसने माइंडसेट ले लिया कि भाई ये चीज़ शायद ऐसी होगी, और अगर किसी यंग ने समझाया कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो रेडी रहेगा कि अच्छा मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है गलती इंसान से होती है, स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, या कोई बात को समझाना चाह रहा हो कि प्योर इंटेंशन बट राइट इंटेंट ना हो पाया हो, तो भी तो ये सोशल है कि नहीं, इंटेलिजेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। और क्या है? इनहेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ऐसा आदमी क्या करेगा? हमेशा कोशिश करेगा कि रिश्ते अच्छे रहें, रिश्तों को ख़राब ना करे। अब देखिएगा जो गाँव में होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत जज्बाती लोग होते हैं, यार कैसे कह दिया। बट जो समझदार आदमी, बिजनेसमैन आदमी, कभी झगड़ा नहीं करता है, राजा कभी झगड़ा नहीं करता है। कभी देखा आपने कि खुला खुला जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो ऐसा अब्यूजिव वर्ड यूज़ करें? नहीं, क्योंकि वो सोशली क्या है? बहुत स्टेबल है। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, नेहा कक्कड़ आप मुंबई आ रहे हैं, आप मुंबई आ रहे हैं, हर गाने के बाद अगर वो रो दे रही है तो क्या वो इमोशनली स्टेबल है? शी माइट बी इमोशनली स्टेबल, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस शो में हो उसमें ऐसा बोला जाता हो, स्क्रिप्ट दी जाती हो, तो एक शो के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते, जिससे वो तो एक एग्जाम्पल है।
बहुत सारे लोग सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जो बड़े इमोशनल होते हैं, टेंशन आई रो दिए, खुशी की बात है रो दिए, ठीक। बट ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे तो रिसर्चर लाइक जॉन मेयर एंड पीटर सलोवर डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू परसीव एंड मेंटेन वन एंड ओन अदर इमोशन। यानी कि अगर आप अपने भावनाओं का ख्याल रख पा रहे हैं और सामने वाले की भावना का ख्याल रखते हैं तो आप इमोशनली कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें एक दूसरे की फीलिंग को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने पीछे देखा था हमने कि टॉक्सिक बिहेवियर है या फिर नर्चरिंग बिहेवियर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। ऐसे ही क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी अपने पास क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस किन लोगों में देखा जाएगा और लो इमोशनल इंटेलिजेंस किन लोगों में देखा जाएगा, ये जानेंगे। देखिए, जो लोग इमोशनली स्टेबल होंगे उनके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, बहुत सिंपल है। जो पेशेंट होंगे, मतलब एकदम कहते हैं हिम्मत से काम लो, धैर्य रखो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी, काम एंड सेटिस्फाइड, जो आदमी लाइफ में खुश है, हैप्पी है, सेटिस्फाई है, कुछ कर दिखाने का जिसके अंदर जज्बा है, जो हर रोज नए चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसके अंदर। और इसका जस्ट अपोजिट जिसके अंदर होगा वो कैसा होगा, लो इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनली अनस्टेबल, इम्पेशेंट, सैड, डिप्रेस, रेस्टलेस, जिसके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है। सपोज अगर कोई नया काम हो, ठीक है, और कोई इमोशनली स्टेबल पर्सन उसको बोलो कि भाई मुझे ना आपसे कुछ बात शेयर करनी है, और मैं अपनी बोला ओके चलो क्या बात है बताओ, एंथुसियास्टिक होगा कि नहीं होगा। उसकी लाइफ में कोई नया टास्क अगर आएगा तो उसके लिए वो फाइट करेगा, थका हारा, अरे छोड़ो यार बहुत थक गया है, कहीं नहीं जाना, बस सोने दो। जो हाई इमोशनल आदमी होगा, सपोज एग्जांपल, संडे के दिन एंजॉय करेगा, कैसे, कुछ नया सीख के, कुछ पढ़ के, कुछ पढ़ा के। पर जो थका हारा आदमी होगा वो क्या करेगा, सोएगा और टाइम वेस्ट करेगा। कहते हैं ना जो सोता है वो खोता है। तो नींद पे कंट्रोल होना चाहिए। ये क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। यानी कि मेंटल प्लेन आपका बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सुख में सुखी, ना बहुत ज़्यादा दुख में दुख, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी हो, एक्सेप्टेंस हमें आना चाहिए। जैसे आजकल के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि सच बोलना बड़ी बात नहीं है, सच सुनना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इमोशनली स्टेबल आदमी सच बोलेगा भी और सच को एक्सेप्ट भी करेगा। लास्ट है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इनोवेशन ऑफ ह्यूमन। ये कैसा इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन ने बनाया है। बस 5 मिनट और फिर हमारा लेक्चर फिनिश होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। और एआई की जब बात करते हैं तो आजकल आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, एआई डेंजरस, हाँ। कई सारे कॉमिक हैं, कॉमेडियंस हैं, उनको भी हम एआई से रिलेट कर देते हैं। पूरब झा को आप शायद जानते हो या फिर सुनील ग्रोवर को जानते होंगे। तो बोलते हैं ना कि एआई क्या कर रहे हैं, फर्जी वीडियो बना रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जैसे कि जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, चैट जीपीटी आ रहा है, आपका व्हाट्सअप में क्या है, मेटा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। और आगे चल के अभी आपने देखा कि इलॉन मस्क ने रोबोट्स को लॉन्च किया, वो रोबोट आपके घर की साफ सफाइयाँ करेंगी। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एआई के वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो रोबोट्स पे बनी है, इंडिया में या इंडिया के बाहर, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक। बट प्रॉब्लम ये है या चैलेंज ये है, क्या हम एआई को जीत जाएंगे या एआई हमसे जीत जाएगा? नहीं, ये तो टाइम पीरियड बताएगा ना कि कौन किस पे जीत रहा है। लोग कहते थे कि कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर भी एआई का फॉर्म है, समझ लो एक तरीके से का। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जो भी चली जाएगी। राजीव गांधी के टाइम पे अपने पापा लोगों से पूछेगा, बताएंगे। बट क्या कंप्यूटर के आने के बाद से जॉब गई? नहीं, कंप्यूटर ने तो और नई नई जॉब क्रिएट कर दी ना। चलिए एआई के बारे में बात करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज नो लिमिटेशन बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव लिमिटेशंस। अरे है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ने ही बनाया है। ह्यूमन एआई से जो करवाना चाहेगा एआई वो करवा लेगा, ना कि एआई जो ह्यूमन से करवाएगा। अब बोलोगे कि सर मैंने तो मूवी देखी है चिट्टी चिट्टी रोबो, वो मूवी है दोस्तों, नाटक का नाम ही है ना अटक, उसमें अटकना नहीं है। और अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एआई कैसे कर सकता है? स्पीच रिकग्निशन, ठीक है कि मैंने वॉइस कमांड दी कि प्लीज कॉल अनमोल, अनमोल को फोन लग गया। मैंने दिया ऐसी सेटिंग कर दी कि भाई जितने भी स्पैम मैसेज हो, फर्जी मैसेज हो, एक अलग जगह चले जाएं, ये काम कर सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या एआई हेल्प कर सकता है? जब मान लिया हमारा ये मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, कहीं ना कहीं पिक्चर्स निकाल रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं बताने कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग में एआई हेल्प करता है। स्पेशल पॉइंट, टुडे एआई इज यूज्ड ऑन अ लार्जर स्केल। आज की डेट में एआई को क्या होता है? इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। 1 सेकेंड के अंदर हम वापस से देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था।
जल्द से जल्द, ताकि एक समरी बने और उसके बाद समाप्त करेंगे। ओके, हमने इंटेलिजेंस के बारे में जाना, उसका इंट्रोडक्शन जाना कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं आप किसको चूज़ करेंगे, आप चूज़ करेंगे इंटेलिजेंस को, करना भी चाहिए, ठीक है। फिर हमने जाना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी, और ये जाना कि आज की डेट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कौन है, ह्यूमन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। फिर हमने ये देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया, कुछ लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस एक सिंगल यूनिट है और कुछ ने कहा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने टर्म पे कैरेक्टराइज किया किसको, इंटेलिजेंस को, कि भाई इंटेलिजेंस में ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बाद में आया क्या, 9 टाइप क्लासिफिकेशन, कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होना चाहिए, लॉजिकल मेथड होना चाहिए, सारे हमने डिस्कस किए हैं। फिर है इंटेलिजेंस को कैसे नापें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए वर्ल्ड वार के टाइम से ही। अब देखिए क्या था, फिर हमने क्या देखा, हमने मेंटल एज के बारे में बात किया कि अगर किसी की मेंटल एज क्या है, वो क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। क्रोनोलॉजी वर्ड बहुत फेमस था, उस पर हमने बात करी। मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, यानी कि आपकी रियल एज। फिर हमने बात किया कि आईक्यू कैसे कंडक्ट करेंगे, हमने राधिका का एग्जाम्पल लिया, ये बताया कि राधिका कैसे बहुत अपनी एज ग्रुप के लोगों से एडवांस हैं। समीक्षा का एग्जाम्पल लिया कि एक एवरेज है। नेक्स्ट हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, वर्बल कर सकते हैं और नॉन वर्बल कर सकते हैं। बाद में हमने देखा कि एप्लीकेशन की इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है, सोशल इंटेलिजेंस क्या है। फिर हमने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। चलिए, थैंक यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पर्सनैलिटी के साथ। टू वॉच मोर वीडियोज़ विजिट आवर चैनल। आपको केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, हर सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट फैकल्टी की वीडियो मिलेगी। प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस वॉज डॉक्टर सुमित पांडे। हैव अ नाइस डे।